तो हेलो नमस्ते और जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है इंडिया में उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे। जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे कि है इसने सैन्य शक्ति को कैसे बढ़ाया है। तो हमारा जो मेन मोटो है वो है क्या कि इसने जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया है। फिर हम बात करेंगे क्या सेकंड पॉइंट की इसकी जो टेक्नोलॉजी में भारत की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उसमें क्या इसका योगदान रहा है, और कुछ जगहों पे इसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जैसा कि आप देखते हैं आजकल कि अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ था इंडियन, आईएनएस विक्रांत, और ऐसे कई सारे ऐसे वी-स्वराज आप देख रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और कई सारे ऐसे सबमरीन्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन में डेवलप हो रही हैं। ऐसा आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो शायद ये पॉसिबल नहीं था, 30 साल पहले देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट के भी और डीआरडीओ के प्रयासों से ये चीज सफल हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, और हम लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने लिए ही डेवलप कर रहे हैं, हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हम दूसरे देशों को भी वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? भारत डेवलप होगा, भारत में जीडीपी बढ़ेगी, भारत की रीच बढ़ेगी। तो यही मुद्दा आज रहेगा हमारा। और हम बात स्टार्ट करते हैं आज कहां से। आज हम स्टार्ट करते हैं कहां से, कैसे इसने भारतीय संस्कृति को बढ़ाया। तो पहले हम जान लेते हैं इंडियन जो हमारा डीआरडीओ है उसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि कब ये बना, कब यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, बाकी सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आज बात करें कि ये कब फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन इसका हुआ था 1958 में, आज से लगभग 64 ईयर्स अगो, यानी कि आज चल रहा है 2022, तो आज से लगभग 64 साल पहले इसका फाउंडेड किया गया था इसको। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? डीआरडीओ भवन जो है न्यू दिल्ली में है। अगर हम मोटो की बात करें तो स्ट्रेंथन ओरिजिन इन साइंस, मतलब बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका जो है ना बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल का मूल जो है वो क्या है? विज्ञान है। यही कहता है कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, कि साइंस का जो स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? साइंस में। क्योंकि जो साइंस है वो हमारी, आप देखो, अगर वर्तमान समय में वॉर होता है, अगर वर्तमान समय वार होता है, युद्ध होता है, तो ऐसे में ऐसा नहीं बात करता कि किसकी बॉडी ज्यादा कितनी अच्छी है, किसके पास सिक्स पैक्स है, ऐसे युद्ध नहीं हो सकता है। अब युद्ध हुआ किस पे? टेक्नोलॉजी पे। तो इसीलिए सभी देश, जैसा आप देख सकते हैं हिरोशिमा नागासाकी वाला जो था मोमेंट, उस जैसे देखा जाए तो अब जो भी देश हैं वो किसी भी वॉर में पड़ने से डरते हैं। डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं होता। अब देखो जैसे डोकलाम में हुआ था, तो डोकलाम में भी वहां पे गोलीबारी नहीं हुई थी, लोगों ने मतलब हैंड हुआ था वहां पे कि हाथ से लड़ाई हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, गोलीबारी नहीं हुई थी। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो वॉर हो, क्योंकि वॉर होने से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा हो जाने वाला है। क्योंकि सबके पास क्या आजकल, सबके पास है आजकल न्यूक्लियर वेपन्स है। तो न्यूक्लियर वेपन से लोग बचने के लिए आजकल वॉर नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं अगर इसके एम्प्लॉइज के बारे में, तो लगभग 30 एम्प्लॉइज, इसमें 5000 साइंटिस्ट हैं। पहले ऐसा होता था कि जो भारत के साइंटिस्ट थे वो या तो विदेशों में चले आते थे, नासा में चले आते थे, या किसी और देश की किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पैसे के लिए या डेवलपमेंट के चले आते, क्योंकि यहाँ पे वो चीज सुविधाएं नहीं थी, या वो डेवलप करना चाहते। जैसे अगर भाभा की बात करें तो यहाँ पे जब वो न्यूक्लियर वेपन का लेकर के आए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो ऐसे केस में लाल बहादुर शास्त्री ने एक श्रेष्ठ नकार दिया उसको। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जो हमारा न्यू इंडिया है वो इसको सपोर्ट भी करता है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा डेवलप हो सके, अगर उसको हम अच्छी जगहों पे यूज करते हैं तो अगर बात करें इसके बजट की बात करते हैं, तो बजट का क्या है? 11,375 करोड़ है, लगभग 1.4 यूएस बिलियन। और आशा करता हूं, 21-22 का डेटा है ये, और आशा करता हूं कि देश हमारा जो है, हमारा देश वो जल्दी ही ग्रो करेगा, और अब इसके बजट में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। क्योंकि अभी जो है रिसर्च जो चल रहे हैं वो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर कुछ जरूर काम करेगी। अगर इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कर लें, क्योंकि राजनाथ सिंह है, क्योंकि आपको पता है कि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ही पास क्या है? डीआरडीओ भी है। अगर हम बात करें इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव की, तो वो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत चेयरमैन है इसके डीआरडीओ के समय। और जो पेरेंट एजेंसी है वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। यानी कि जो ये पूरा डीआरडीओ काम करता है, उसका बजट वहां से पास होता है, तो वो सबका जो लेखा जोखा होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके बिल्डिंग की, तो आप ये देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है दिल्ली में डीआरडीओ भवन, वो डीआरडीओ भवन है। और उसका जो लोगो है वो ये कुछ तरह का, जहां पे दो आपको तलवार दिख जाएंगी, एक ऐसे यहाँ पे आप देख जाएंगे नेवी का है, ये आर्मी का हो गया, ये नेवी का हो गया। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। और ये एयरफोर्स का जो बाज है वो दिख रहा है। और ऊपर आपको दिखेगा क्या है? सप्तमी जयते दिखेगा, इसमें लिखा है, ऊपर लिखा है डीआरडीओ, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और यहाँ पे इसका लोगो मोटो लिखा हुआ है बलस्य मूलम विज्ञानम।
तो ये चीज क्लियरेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ और बात करें कि भाई इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ था वो कहां से हुआ था, कि अगर हम बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था 1958 में। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि 64 ईयर्स वो लगभग इसका जो ऑर्गेनाइज हमारा फॉर्म हुआ था वो 1958 में हुआ था। लेकिन उस समय ये अकेले फॉर्म नहीं हुआ था, इसके साथ क्या है, 3 एजेंसी जो थी उनको मिला करके ये डिफेंस डीआरडीओ हमारा बनाया गया था। वो क्या क्या है, डीएसओ है एक, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर है डीटीडी है यानी कि डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और एक डीटीडीपी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं डिफेंस को भी और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी मिला करके एक पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया जिसको डीआरडीओ कहा था। अभी अगर बात करें डीआरडीओ में तो कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कई सारे सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ भवन है, जो मेन बिल्डिंग है वो तो दिल्ली में है, लेकिन बेंगलुरु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कई जगहों पे इसके क्या है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम आगे स्लाइड पे बात करने वाले इसके बारे में। अगर हम बात करें रोल इन इंडियन आर्म फोर्सेस की, इसने इंडियन आर्म फोर्सेस को क्या क्या दिया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हमारा टॉपिक की डिफेंस को, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें डिफेंस के बारे में क्या किया, क्योंकि हमारा मेन का मकसद यही है। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि इंडिया में इंडिजीनियस, ये सब मैं बात कर रहा हूं आज, ठीक है। फिर इसने एयर टू एयर मिसाइल्स बनाया जो कि फाइटर जेट से, अब मैंने बताया था आपको फाइटर जेट के बारे में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब ये फाइटर जेट से क्या हो सकते हैं, ये फाइटर जेट से फायर किए जाते हैं। फिर सरफेस टू एयर मिसाइल आप देख सकते हैं, सरफेस से मिसाइल ये लॉन्च की जा रही है। फिर इस बार हम डिफेंस मिसाइल की बात करें, डिफेंस मिसाइल में क्या था, वी-स्वराज, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है वी-स्वराज, और हमने शॉर्ट्स बनाया था, आप देख सकते हैं उसको, उसके बारे में। वी-स्वराज आपका है ये, और ये वी-स्वराज आपको दिख रहा है कि ये भी क्या है, अब ये डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। और हम फिर बात करते हैं अगर क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल में क्या आता है, निर्भय आता है, इंडिजिनस निर्भय, ये निर्भर आपका ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये। अब ये जो मिसाइल्स हैं वो सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं, और सबमरीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, फुल डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये देख रहे हैं आप, ये मैन पोर्टेबल है। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है, कोई आदमी इसको अपने कंधे पर उठा करके, या जो हल्का होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले करके क्या कर सकता है, इसको पोर्ट कर सकता है। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है, मैन हो गया आदमी, पोर्टेबल मतलब होता है कि किसी वस्तु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके जा, तो उसको पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैन पोर्टेबल, ये बहुत ही हल्का डिवाइस है, इसको हम अपने कंधों पर भी लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसका, तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है। अगर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये क्या है, इन्फेंट्री और पैरासूट, यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरासूट और जो इन्फेंट्री फोर्सेस हैं, यानी कि जो फाइटिंग आर्म होती हैं, उनके लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें, ये सॉफ्ट लॉन्च मिसाइल है जिसको कैनिस्टर यूजिंग ऑन इजेक्शन मोटर, यहाँ पे एक इजेक्शन मोटर लगा हुआ होता है पीछे, जहां से ये फाइल क्या होती है, इजेक्ट हो जाती है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ आर्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टेट ऑफ आर्ट। अच्छा, स्टेट ऑफ वर्ड आर्ट आप बहुत जगह सुनते होंगे, स्टेट ऑफ आर्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब होता है ऑफ बेस्ट क्लास, ऑफ बेस्ट टाइप, ठीक है। यानी कि अपने टाइप का जो ये बहुत मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो ये अपने टाइप का क्या होता है, बेस्ट मिसाइल होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, मैन गाइडेड मैन पोर्टेबल बेस्ट। इनका देखो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी यूज की है, IIR बोलते हैं इसको, ठीक है, जो यहाँ बात करेंगे अभी। यहाँ पे कहता है द मैन पोर्टेबल मिसाइल एंड लॉन्च यूजिंग अ ट्रिप्ड इन डिजाइन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ 2.5 किलोमीटर। जो रेंज इसकी है वो लगभग मैक्सिमम, यानी कि अगर 2.5 किलोमीटर दूर पे कोई आदमी है तो उसको हम यहाँ से दाग सकते हैं। और अगर हम बात करें इसका जो वेट है, वो वेट 15 किलो से भी कम है, यानी कि अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आर्मी का बंदा है तो 15 किलो के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 17 किलो का तो बोझा लेकिन होता है, तो 17 किलो के हिसाब से वो क्या है, बहुत ही कम है। और हम बात करें कि इसको जो है कई बार टेस्ट किया गया, इसमें IIR है। IIR मतलब क्या होता है, इमेजिंग इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड के माध्यम से ये इमेजिंग कर सकता है उसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, ठीक है, अगर हम बात करें फील्ड ऑफ रिसर्च के बारे में, तो फील्ड रिसर्च में आप देखेंगे पहला क्या है आपका, पहला आता है क्या, ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटेशन सिस्टम है, मिसाइल एंड स्ट्रेटजी सिस्टम है, पैरासूट एंड एरियल सिस्टम, यानी कि जो पैरासूट वगैरह आप देख सकते हैं, पैरासूट जो देखते हैं स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं, तो वो उसके बारे में है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स मतलब होता है क्या कि जो एरो मतलब हो गया हवा, और उसके बारे में वहां बात करते हैं, एविएशन के बारे में बात करते हैं तो एरोनॉटिक्स हो गया। अनमैन्ड, यानी कि ये यूएवी है, यानी कि जो ड्रोन्स आप बात करते हैं, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो उस पर भी ये काम कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ हमने इंपोर्ट किया है, कुछ हमने एक्सपोर्ट किया, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आगे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर आर्मामेंट्स की, फिर आता है एयरबोर्न सिस्टम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, रोबोटिक्स पे ये काम कर रहा है ये, क्योंकि रोबोटिक्स AI पे काम करना आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि AI क्या है, फ्यूचर है। आप देख सकते हैं कि जो भी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यही यूज करते हैं, वो यही यूज करके आपको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, ठीक है।
और फिर एक्सप्लोजिव्स आता है, फिर आपका हाई एनर्जी वेपन्स हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं। हाई एनर्जी वेपन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आपने देखा अभी लास्ट साइड पे कि जो हमारे पास मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइल थी, वो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, जैसे टैंक, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक वो टैंक्स हो गए, या फिर हमारे पास जो ट्रक्स आते हैं या फिर जो जिप्सीज आती हैं वो मतलब बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो वहाँ पे उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। एवियोनिक्स पे काम कर रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशन सिस्टम, फूड रिसर्च, बायो एनर्जी एंड साइकोलॉजिकल एंड बायो एनियल। अच्छा, साइकोलॉजिकल मतलब क्या? साइकोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि कोई आदमी, कोई व्यक्ति मतलब जैसे आप देखते हो मूवीज में देखते होंगे कि कोई एज सोल्जर को हम ऐसा सोल्जर बना दिया था, तो वो भी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फ्यूचर सोल्जर्स भी कह सकते हैं उनको कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो चीजें आपको देखने को मिल जाएं, वो बहुत बड़ी इसमें इश्यूज नहीं है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके बाद कंट्रीब्यूशन डीआरडीओ इन आर्म फोर्सेस की, तो आर्म फोर्सेस को इसने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले भाई इसने एनबीसी, एक आपका क्या है, एनबीसी है, मेडिकल किट है, मेडिकल इमरजेंसी किट है, यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। ये क्या है, मेडिकल जो इमरजेंसी किट है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किया डीआरडीओ ने, जो कि क्या कर सकता है, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल या केमिकल जो अटैक हो सकते हैं उनसे उनको बता सकता है, ठीक है, उनको बचाएगा। फिर हम बात करते हैं एईआरबी यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, उसने क्या किया, क्या किया, एक्रेडिटेशन टू इनमैस फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनल रेडिएशन एक्सपोजर्स, तो वहां पे भी इसने काम किया है। अब बात करें अगर इनमैस की, तो इनमैस क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस, यानी कि ये जो आपके संस्थाएं हैं ये बायो, ठीक है, डोसिमेट्रिक टेक्निक्स पे काम करती हैं, मतलब जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स हैं, उन पे भी काम कर रहे हैं ये लोग, और उसको भी ये इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन काउंटर मेजर एंड बायो डोसिमेट्री। अच्छा, ये क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। रेडिएशन मतलब क्या कि जब जैसे मान लो कहीं पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी कंट्री शांत है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसी अगर सिचुएशन बन गई जिसमें न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही डीआरडीओ अपनी तैयारी बना रहा है और उस पर भी ये काम करते जा रहे हैं। अगर अनमैन्ड एयर व्हीकल की बात करें, यूएवीज की यानी कि ड्रोन की बात करें, तो संजय नेत्रा क्या है, व्हीकल है जो कि ड्रोन है वो अभी। अच्छा, अनमैन्ड एयर बता दें कि अन मतलब क्या होता है, बिना, मैन मतलब क्या, किसी आदमी के, ऐसा कोई व्हीकल जो कि एयर में हवा में उड़ता हो, हवा में उड़ता हुआ ऐसा व्हीकल जिसमें क्या हो, कोई आदमी ना हो, वो क्या कहलाता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल कहलाता है, ठीक है। तो उस पर भी काम कर रहे हैं लोग। मोबाइल होल बॉडी, अब ये देखा आपने देखा होगा ना कि वो सर्जिकल स्ट्राइक में वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, और ये टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर कि उसको कैसे यूज किया जा रहा है। मोबाइल होल बॉडी काउंटर है, यानी कि दिव्यदृष्टि है कि ऐसे में अटैक कर सकते हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर विद केमिस्ट्री मॉड्यूल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग प्रोब, यानी कि इमेजिंग मतलब क्या हो सकता है कि आपकी जो कभी ऐसा इंफ्रारेड इमेजिंग हो गया, आईआर सिस्टम हो गया, तो उसके लिए भी ये चीजें काम करते जा रहे हैं लोग। मतलब कुल मिलाकर अगर समाप्त करके देखा जाए तो डीआरडीओ आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल साबित कर रहा है। और अगर इसके रिसर्च के बारे में, रिसर्च फील्ड के बारे में बात करें, तो अब बात करते हैं इसके रिसर्च फील्ड के बारे में। तो इसके अगर मतलब हम बात करें कि इसके जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं इसके सेंटर्स, कई सारे सेंटर्स हैं इसके जहाँ पे ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम बात कर लें कि इनके सेक्टर्स के बारे में बताया मैंने आपको, कहाँ कहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये फील्ड रिसर्च है, ये आपके अलग अलग जगहों पे इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं, कि ये केवल रिसर्च नहीं करते, इनका प्रॉपर एक स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप, अगर आप फ्यूचर में जाना चाहें, जैसे अभी बात करें अगर अब्दुल कलाम की, तो अब्दुल कलाम जी भी वो एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने डीआरडीओ को चुना। तो अगर जो बच्चे मतलब जो बच्चों का अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, या बच्चे जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस को योगदान कर सकते हैं। कैसे? डीआरडीओ में जाकर के। अगर आप उसके पार्ट नहीं बन सकते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी के पार्ट बनिए, क्योंकि डीआरडीओ में जाना भी किसी देश सेवा से कम नहीं। और मैं मानता हूं कि अगर आप सच्चे निष्ठा से कोई काम करते हैं तो वो देश सेवा ही है। मैं कहता हूं कि इतना काम करो कि काम भी देख करके काम थक जाए आपसे कि यार कितना काम करता है। क्योंकि देखो इसमें आपको इतना काम करना है, बस आपको बिना सोचे, मतलब बिना ही रिजल्ट की चिंता किए आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। ये नहीं सोचना कि यार इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बस आप स्टार्ट कर दो। अगर आप शून्य है तो शून्य है तो आप शुरू करिए, बाकी सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। कुछ भी ऐसे जन्मजात नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई अब मैं अलविदा कहूंगा इस वीडियो में, और अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।